क्वेश्चन नंबर 189, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है मैंडेटरीली, यानी उसको करना ही पड़ेगा अपॉइंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट वन मीटिंग इन द फाइनेंशियल ईयर। एक मीटिंग तो वो अटेंड करेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर विदाउट अटेंडिंग ऑफ द नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द डेटा बैंक। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डेटा बैंक में से लिया जाता है। सच डेटा बैंक जो होता है उसको मेंटेन किया जाता है कोई भी बॉडी के द्वारा, स्टेट के द्वारा, एसोसिएशन के द्वारा, जिसको नोटिफाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको वेबसाइट के ऊपर रखा जाता है। पर्सन जो कि एलिजिबल है और जो चाहते हैं कि वो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने, वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जहाँ पर वो डेटा बैंक के अंदर उनका नाम ऐड कराएंगे। जो पर्सन हु अपॉइंटेड ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब जो पहले से ही अपॉइंटेड हैं ये कंपनीज एक्ट आने से पहले या तो इसका रूल्स अमेंडमेंट 2019 आने से पहले, तो सेल विद इन द पीरियड ऑफ द 13 मंथ के अंदर अंदर वो लोग कमेंसमेंट के 13 मंथ के अंदर अंदर वो लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट, और वहाँ से वो लोग अपना नाम को डेटा बैंक के अंदर रखाएंगे फॉर द पीरियड ऑफ 1-5 या तो लाइफ टाइम के लिए, या तो जो लोग चाहते हैं कि उनका डेटा बैंक के अंदर नाम होना चाहिए, वो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी अप्लाई करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पर वो लोग उनका नाम डेटा बैंक के अंदर रखेंगे फॉर द पीरियड ऑफ द 1-5 और द लाइफ टाइम। इंडिविजुअल डिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वॉलंटरी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, फिर बाद में डिन देना पड़ेगा। रिन्यूअल फॉर the 1-5 and the lifetime within the period of 30 days from the date of the expiry of the period। रिन्यूअल करवाना पड़ेगा 1-5 या तो लाइफ टाइम के लिए विद इन द पीरियड ऑफ द 30 डेज। 30 डेज जब से आपका एक्सपायर हो रहा है टाइम पीरियड, तब से आपको उसके बाद से आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। कितने साल के लिए आप करा सकते हो रिन्यूअल? 1-5 या तो लाइफ टाइम पीरियड के लिए करवा सकते हो। इसका टाइम पीरियड कितना दिया गया है? जब से एक्सपायर हुआ उसके 30 दिन के अंदर करा लीजिए आप। अगर आप फेल हो जाते हो नाम, तो आपका नाम जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेटा बैंक ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। नो एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल शेल बी फाइल्ड बाय द इंडिविजुअल हु लाइफ टाइम फीस, मतलब जिसने लाइफ टाइम फीस भरी है उसको रिन्यूअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबमिशंस ऑफ द डिक्लेरेशंस ऑफ द कंप्लायंस टू द बोर्ड, डिक्लेरेशन देना पड़ता है बोर्ड को कि हम कंप्लायंस कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंस की होती है वो सारी। पास ऑनलाइन proficiency self-assessment test within the period of the 2 years from the date of the inclusion of his names in the data bank। मतलब उनको जो जिस दिन से उनका नाम डेटा बैंक के अंदर आ रहा है, तो उसके हिसाब से उनको 2 साल के अंदर अंदर ये प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो होती है उसको क्लियर करना पड़ता है। इंक्लूजन ऑफ इस नेम इन द डेटा बैंक फ्रॉम द इंक्लूजन, मतलब जब से उनका नाम डेटा बैंक के अंदर आ गया उसके बाद से उनको 2 साल दिए जाते हैं कि आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को पास कर लीजिए, ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट को पास कर लीजिए। अगर वो लोग फेल हो जाते हैं तो नाम जो है उनका डेटा बैंक में से रिमूव कर दिया जाएगा। एग्जम्पशंस किसको दिया गया है यहाँ पर? सर्व द टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस दैन 3 ईयर्स, मतलब ये जो टेस्ट है इसका एग्जम्पशन किसको दिया गया है? तो जो जिसने नॉट लेस दैन 3 ईयर्स का पीरियड सर्व किया गया है एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक, जब उसका नाम डेटा बैंक के अंदर रखा जा रहा है तब देखना होगा कि उसने नॉट लेस दैन 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से कम का पीरियड नहीं होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा का पीरियड होना चाहिए, उन लोगों ने सर्व किया होना चाहिए एज अ डायरेक्टर और द KMP लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर या तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर, हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या तो उससे ज़्यादा, या तो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि लिस्टेड है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या तो इन द कंट्री विच is a member state of the Financial Action Task Force on the Money Laundering and Regulatory of the Security Market in such a member state is a member of the International Organization of the Securities Commission। इनके अंदर वो लोग क्या होने चाहिए? इस पद पे होने चाहिए, डायरेक्टर या तो KMP के पद पे, या तो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इनकॉर्पोरेटेड होता है आउटसाइड इंडिया, हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल कितना $2 मिलियन का और उससे ज़्यादा का, या तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर कैरिंग ऑन द कमर्शियल एक्टिविटीज़, इसके अंदर भी हो वो लोग, तो उन लोगों को टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। इन द पे स्केल ऑफ द डायरेक्टर या तो इक्विवेलेंट, या वो डायरेक्टर की पे स्केल पे हो या तो उसके इक्विवेलेंट पे स्केल पे हो या तो उससे अबाव पे हो, तो भी उनको ज़रूरत नहीं होती। इन एनी मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और हैविंग द एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग, अगर वो लोग ये जो डायरेक्टर या इक्विवेलेंट पोस्ट के ऊपर हैं, किसके अंदर? मिनिस्ट्री या तो डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और उनका एक्सपीरियंस हैंडल करने के अंदर है
matters relating to the commerce, corporate affairs, finance, industries, public enterprise, or the affairs relating to the government companies or the statutory corporations set up under the act of the parliament, state act and carrying on the commercial activities इनके अंदर है तो उन लोगों को भी पास करने की ज़रूरत नहीं है. इन द पे स्केल ऑफ द चीफ जनरल मैनेजर, अगर वो चीफ जनरल मैनेजर के पे स्केल पे हैं या तो अबाव उसके अबाव हैं इन द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो भी उनको पास करने की ज़रूरत नहीं, उनको एक्सेम्पशन मिलेगा. हैविंग द एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट लॉ और द सिक्योरिटी लॉ और इकोनॉमिक्स लॉ. अगर 3 साल का पीरियड जो है ड्यूरिंग विच द इंडिविजुअल एक्टिंग एज अ डायरेक्टर ऑफ द KMP इन द 2 और द मोर कंपनीज और द बॉडी कॉर्पोरेट और द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट, मतलब कि 3 साल का पीरियड जो है उसके अंदर कौन सा 3 साल का पीरियड कैसे काउंट किया जाएगा. तो अगर वो डायरेक्टर या तो KMP है 2 या तो 2 से ज़्यादा कंपनीज या तो बॉडी कॉर्पोरेट या तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर, तो वो सेम टाइम ही गिनाया जाएगा. मतलब एक बंदा 2 जगह पर है तो ऐसा नहीं होगा कि उसने 2 जगह पर सर्व किया है 5-5 साल, तो ऐसा नहीं होगा कि उसका एक्सपीरियंस 10 साल का हो गया, ऐसा नहीं होगा. उसका 5 साल ही रहेगा. सेम टाइम शैल बी काउंटेड वंस, सेम टाइम जो होगा वो उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा. इंडिविजुअल एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल अगर एटलीस्ट वो लोग एडवोकेट ऑफ द कोर्ट रहे हों या तो प्रैक्टिस एज अ CA रहे हों या तो प्रैक्टिस एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट रहे हों या तो प्रैक्टिस एज अ CS रहे हों, तो भी उन लोगों को पास करने की ज़रूरत नहीं है. ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट. रिस्टोरेशंस ऑफ द नेम इन द डेटा बैंक, कैसे हम लोग रिस्टोर करेंगे नेम डेटा बैंक के अंदर. तो यहाँ पर क्या हो गया, तो जो डेटा बैंक के अंदर नाम था और उसमें से उनको प्रोफिशिएंसी की टेस्ट पास करनी थी लेकिन वो पास नहीं कर पाए या उन लोगों को रिन्यूअल करना था और वो 30 दिन के अंदर रिन्यूअल नहीं कर पाए, तो क्या होगा, उनका रिस्टोरेशंस वापस से किया जाएगा डेटा बैंक के अंदर. हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको 1000 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी. और उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट टू इज़ नेम सेपरेट स्टोर कैटेगरी, मतलब उनका जो नाम अभी जो आएगा वो कहाँ पर रखा जाएगा, सेपरेट स्टोर कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा. क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को रिन्यूअल के अंदर या उन लोगों का रिस्टोर के अंदर वापस से किया जा रहा है. उन लोगों ने रिन्यूअल बरोबर से नहीं किया था या ना ही वो प्रोफिशिएंसी की टेस्ट पास कर पाए थे, इसलिए उन लोगों को यहाँ पर टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप फिर से कर लीजिए. 1000 रुपये की फ़ीस भर के उन लोगों को वापस से रिस्टोर किया जाता है उनका नाम डेटा बैंक के अंदर. लेकिन ये कितने पीरियड के लिए होगा, हीज़ नेम सेपरेट स्टोर कैटेगरी, मतलब उनका जो डेटा बैंक है उससे अलग स्टोर कैटेगरी इसमें उनका नाम रखा जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक का मोहलत और दी जा रही है. फ्रॉम द डेट ऑफ द रिस्टोरेशन सेल रिक्वायर्ड टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट. इन सच अ केस द फीस पेड बाय हिम एट द टाइम ऑफ द इनिशियल, और जो 1 साल की उनको मोहलत दी जाएगी और उसके अंदर उन लोगों को ये सेल्फ ऑनलाइन पास करनी पड़ेगी. ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, इसको पास करनी पड़ेगी. एंड पेड जो उन्होंने फ़ीस की थी जब उन्होंने इनिशियल रजिस्ट्रेशन किया था, इनिशियल रजिस्ट्रेशन जब किया था, जो जितनी फ़ीस पे करी थी वो अभी वैलिड रहेगी फॉर द पीरियड फॉर विच द सेम वॉज इनिशियली पेड. एंड अगर वो लोग फेल कर जाते हैं पास करने के अंदर, इस 1 साल के पीरियड के अंदर भी अगर वो लोग पास नहीं कर पाते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ हिज नेम शेल बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा बैंक, तो फिर उनका परमानेंटली रिमूव हो जाएगा नाम डेटा बैंक में से. एंड रिक्वायर्ड टू अप्लाई द फ्रेश फॉर द न्यू नेम, और फिर से उन लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेश एप्लीकेशंस न्यू नेम्स. इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मानेसर, ये इंस्टीट्यूट है जो डेटा बैंक रखती है. और द इंस्टीट्यूट या तो इसके अलावा और कोई इंस्टीट्यूट हो सकती है जो कि क्रिएटेड एंड मेंटेन की जाएगी, जो कि क्रिएट और मेंटेन करेगी डेटा बैंक ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर रखेगी. मार्क्स टू पास, कितने मार्क्स लाने होते हैं, नॉट लेस दैन 50% इन एग्रीगेट, मतलब 50% तो आने ही चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए. नो लिमिट ऑन द नंबर्स ऑफ द अटैम्प्ट, कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स पे. ड्यू डिलिजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, पर्सन इज़ एन इंडिपेंडेंट, कि जो पर्सन आ रहा है वो इंडिपेंडेंट है, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अप्रूवल फॉर द अपॉइंटमेंट इन द जनरल मीटिंग एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स्ड अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, अप्रूवल
पड़ती है इनके अपॉइंटमेंट के लिए जनरल मीटिंग्स के अंदर, एंड इसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी एनेक्स करना पड़ता है कि हम ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं। ड्यूटीज़ क्या होती है डायरेक्टर की? वो ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के हित के बारे में सोचना चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज की जाए वैसे उसको वो सोचना चाहिए। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, जैसा आर्टिकल बोलता है कंपनी का वैसे वो वर्क करेगा। एक्ट इन द गुड फेथ, अच्छे काम के लिए वो वर्क करेगा। एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज़ विद द ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल्स एंड डिलीजेंट, वो उसकी ड्यूटीज़ को ड्यू केयर, स्किल्स, डिलीजेंस के साथ परफॉर्म करेगा, एक्सरसाइज करेगा। इंडिपेंडेंट जजमेंट, और इंडिपेंडेंट जजमेंट लेगा वो। नॉट इन्वॉल्व द सिचुएशंस डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, वो खुद का हित नहीं सोचेगा इसके अंदर। और द पॉसिबली मे कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी को कुछ नुकसान होगा ऐसा नहीं सोचेगा वो कंपनी के फ़ायदे के बारे में ही सोचेगा। नॉट अचीविंग एनी अनड्यू गेन, कोई अनड्यू गेन नहीं करेगा वो, मतलब कि खुद का एडवांटेज नहीं लेगा वो, खुद का फ़ायदा नहीं सोचेगा वो। और एडवांटेज आइदर हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव्स, पार्टनर, उसके रिलेटिव्स का भी एडवांटेज नहीं सोचेगा, पार्टनर्स का भी नहीं सोचेगा, एसोसिएट का भी नहीं सोचेगा। अगर उसने ऐसा किया तो वो गिल्टी पाया जाएगा। मेकिंग एनी अनड्यू गेन लायबल टू पे, और जितना उसने अनड्यू गेन किया है उतना उसको कंपनी को वापस देना पड़ेगा। नॉट असाइन हीज ऑफिस इफ़ एनी असाइनमेंट मेड शेल बी वॉइड, और उसको ऑफिस भी नहीं दी जाएगी, और अगर उसको ऑफिस दी गई तो वो वॉइड कहलाएगा। नॉट असाइनिंग हिज ऑफिस इफ़ एनी शेल बी वॉइड इफ़ द पर्सन असाइनिंग हिज ऑफिस टू सम अदर, जिस पर्सन को रखा गया है अगर वो किसी और पर्सन को असाइन कर देता है, जिस पर्सन को शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर बनाया है वो क्या करता है, कोई और बंदे को लाकर उससे काम करा रहा है। मे नॉट हैव द फेथ इन द अदर पर्सनस, तो क्या होगा, शेयर होल्डर का फेथ नहीं रहेगा जिस पर्सन को शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर उसके अंदर। इसीलिए वो यहाँ पर अपना काम जो है वो डेलीगेट तो करा सकता है, मतलब डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ दे सकता है स्टाफ मेंबर्स को, लेकिन वो उसकी जगह पर किसी को नहीं रख सकता है कि दूसरा बंदा उसकी जगह पर काम कर लेगा सारा उसका। डेलीगेशंस ऑफ द ड्यूटीज़ टू द अदर स्टाफ मेंबर्स वॉट वेर एवर परमिटेड इज़ नॉट अकीन टू द असाइनमेंट ऑफ द ऑफिस, मतलब अगर आप डेलीगेट कर रहे हो ड्यूटीज़ को आपकी, तो वो स्टाफ मेंबर्स को आपकी ड्यूटी स्टाफ मेंबर्स को डेलीगेट कर रहे हो तो वो असाइनमेंट ऑफ द ऑफिस में नहीं आता, मतलब अपनी ऑफिस किसी और को दे देने में नहीं आता। वो सिर्फ डेलीगेशंस ऑफ द ड्यूटीज़ होती है, अपना काम दूसरों से करवाना होता है सिर्फ वो। Contravenous provisions director shall be punishable with the fine which shall not be less than ₹1 lakh but may exceed ₹5 lakh, मतलब अगर प्रोविज़न का कॉन्ट्रावेंट किया, प्रोविज़न को तोड़ा मोड़ा, तो पनिशमेंट फ़ाइन के साथ लगेगी कितने रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ की, और वो एक्सटेंड हो सकती है कितने, 5 लाख रुपए तक। फाइल द वेरियस डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज़। उसका ड्यूटीज़ क्या होती है कि उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास फाइल करने हैं स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर, वो डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा, एंड जो भी उसको अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के पास फाइल करने होते हैं वो भी उसको प्रॉपर्ली फाइल करेगा। गैप टू बोर्ड मीटिंग्स का मे नॉट एक्सीड 120 डेज़, जो 2 बोर्ड मीटिंग का गैप होता है वो 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब 120 दिन के अंदर अंदर 2 बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग होती है एवरी ईयर। डायरेक्टर मे नॉट अटेंड ऑल द बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर सारे बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं करता है जो कि हेल्ड है इन द ईयर, बट इन केस अगर वो एब्सेंट रहा फॉर ऑल सच मीटिंग हेल्ड इन द पीरियड, अगर पूरे पीरियड के अंदर जितनी भी मीटिंग हो रही है वो सब के अंदर वो एब्सेंट रह रहा है, तो और मतलब ये जो 12 महीने के पीरियड के अंदर जितनी भी मीटिंग हुई उसके अंदर वो एब्सेंट रह रहा है, तो सीकिंग लीव्स ऑफ हिज एब्सेंस शैल डीम टू हैव वैकेटेड हिज ऑफिस, तो उसको वैकेट कर देनी पड़ेगी उसकी ऑफिस को, फिर वो वहाँ पर नहीं रह सकता एज अ डायरेक्टर। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इन द ट्रांजेक्शन्स वेरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग्स, उसका क्या इंटरेस्ट है ट्रांजेक्शन्स के अंदर वो उसको पहले ही बोर्ड मीटिंग में आके बता देना पड़ेगा। देयर आफ्टर, और उसके बाद से हर साल जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड होगी
उसमें वो बताएगा कि उसका ट्रांजेक्शन के अंदर क्या इंटरेस्ट है। चेंजेस अगर कोई होती है सर्कमस्टेंसेस के अंदर तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग्स के अंदर आफ्टर अकरिंग सच चेंजेस। जब से ये उसके चेंजेस हुए, उसके चेंजेस से जब पहली बोर्ड मीटिंग आ रही है उस बोर्ड मीटिंग्स के अंदर उसको ये चेंजेस बताने पड़ेंगे कि ये चेंजेस हुए हैं। अमाउंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव बाय द डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स लोग होते हैं वो अप्रूव करवाते हैं किससे, शेयर होल्डर से, क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट देते हैं। अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट्स इज रिक्वायर्ड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर इट्स अप्रूवल। मतलब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर वो लोग अफेयर्स बताते हैं कंपनी के, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर एंड उसके अप्रूवल को लेकर। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर, ये डायरेक्टर की ड्यूटी होती है कि वो अपॉइंट करे फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। पहला ऑडिटर जो होता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। ये ड्यूटी होती है डायरेक्टर की कि वो पहला ऑडिटर को अपॉइंट करेगा कंपनी का।